हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को फोकस में रख के कवर करेंगे स्टूडेंट्स अपनी जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज़ को। तो ये बिल्कुल एक एमसीक्यू बेस्ड क्लास रहेगी, तो आप लोग अपने नोटबुक अपने पेन को बिल्कुल रेडी रखना ताकि आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सको। जो टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं सबमिट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स कॉन्फ्रेंस वगैरह पिछले कुछ दिनों में हमने देखे, उनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उनके ऊपर मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने रिसेंटली 4 एमओयूज होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या सिंपली एग्रीमेंट्स या पैक्ट्स, कुछ भी आप बुला सकते हो। 4 स्टूडेंट्स हमने एमओयू साइन किए हैं इन एरियाज ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ। ठीक है, अब देख सकते हो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ पहुंचे थे उस कंट्री में। तो क्या इस कंट्री का नाम है मंगोलिया, घाना, कंबोडिया या नमीबिया? असल में आप ऐसे तो देख भी सकते हो कि कंबोडिया यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, कंबोडिया कंट्री के साथ हमने एमओयूज को साइन किया है। हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कंबोडिया गए थे इंडिया आसियान समिट के लिए, वहीं पर उन्होंने ये एमओयूज को भी साइन किया। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो इंडिया कंबोडिया साइन 4 एमओयूज इन एरिया ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ। हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे थे। कंबोडिया ना स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत करना, कुछ लोगों को लगता है कि कंबोडिया तो वो साउथ अमेरिका में, वो कोलंबिया है। कंबोडिया एशिया में ही है। इसकी कैपिटल होती है फॉर्मफिन। ठीक है, तो इंडिया से ज्यादा दुनिया आपको जो आसियान कंट्रीज होती है ना, 10 आसियान कंट्रीज, उसी का मेंबर मिलेगा कंबोडिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से वो कौन सा सिंबल है, ठीक है, वो कौन सा सिंबल है जो कि लोगों में यूज किया जाता है बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF? तो WWF ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्लोरा एंड फौना, मतलब जो एनिमल किंगडम है, ठीक है, जो प्लांट किंगडम है, उसके लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उनका मतलब फ्लोरा एंड फौना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है WWF। इसका जो सिंबल होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो सिंबल है, क्या उसमें एक टाइगर को बनाया जाता है, एक पांडा को, एक लायन को, या फिर एक चीता को? तो इनमें से एक जानवर है, उसका मतलब ऑलमोस्ट एक लोगो बनाया गया और वो यहाँ पर WWF का सिंबल की तरह यूज किया जाता है। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। जैसे भी आप वर्बली अटेम्प्ट करना तो वर्बली करो, आपको एक नोटबुक पे लिखना है नोटबुक पे लिखो, पर अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करो। इसका बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स एक पांडा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आप देख सकते हो यहाँ पर एक पांडा को ही अपने सिंबल की तरह यूज करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में। फाउंड किया गया था 1961 में। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या इनका काम है, वही पढ़ सकते हो आप अगर आपने पढ़ना है। इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1961 में फाउंड किया गया था। वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिसेंटली ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने अपनी एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुनिया के जो टेबल टेनिस के प्लेयर्स हैं उनको अपनी एथलेटिक्स कमीशन में शामिल किया। पहली बार ITTF ने एक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर को शामिल किया है अपने एथलेटिक्स कमीशन में। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू गेट इलेक्टेड इन द एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? क्या इन प्लेयर का नाम है मनिका बत्रा, निखत जरीन, सिरजाकुला या फिर शरत कमल? इनमें से कौन बने इंडिया के पहले TT प्लेयर जिनको शामिल किया गया एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों ने इसको ठीक अटेम्प्ट किया हो। शरत कमल, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये है शरत कमल, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इंडिया के। ये बने हैं फर्स्ट इंडियन जिनको कि ITTF ने अपनी एथलेटिक्स कमीशन में शामिल किया है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF फाउंड किया गया था, इसको ITTF को फाउंड किया गया था 1926 में। हेडक्वार्टर्स है इसके स्विट्जरलैंड में। तो जो चीज क्रिकेट के लिए ICC है, फुटबॉल के लिए FIFA है, वही टेबल टेनिस के लिए है ITTF। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली क्या रैंक था इंडिया का इन दी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर CCPI 2023? ये जो CCPI है ना, ये असल में होता क्या है, जैसे दुनिया में
ऑलमोस्ट अब तो सारी कंट्रीज थोड़ा बहुत तो कोशिश कर रही हैं कि जो हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, उसको रोका जाए। पर कौन कितना यहाँ जोर लगा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। इंडिया का रैंक कितना है, 4th 6th 7th या फिर 8th। पिछले साल के रैंक के मुकाबले इस साल 2 पोजीशंस की इंप्रूवमेंट है, ठीक है, इंप्रूवमेंट देखिएगी। तो इंडिया का यहाँ पर क्या रैंक था इन दी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को, अपने सॉरी आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। इंडिया का बिल्कुल जो सही आंसर है, रैंक था 8th, 8वां रैंक था इंडिया का, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो असल में हुआ क्या, देखो, पहले 3 रैंक पे तो इन्होंने दुनिया की किसी कंट्री को नहीं रखा, क्योंकि इनके हिसाब से इतना अच्छा काम तो अभी कोई कर ही नहीं रहा कि किसी को फर्स्ट 3 रैंक्स दिए जाएं। फिर इन्होंने यहाँ पर बोला कि फिर इन्होंने क्या किया, जो यूरोप में जैसे डेनमार्क, स्वीडन, ये सब कंट्रीज को 4th रैंक दिया। तो एक एक रैंक पे मल्टीपल कंट्रीज को रखते थे, और उस हिसाब से इंडिया का यहाँ पर रैंक बन गया 8th रैंक, 8वां रैंक। और बिल्कुल हमने पिछले साल से इंप्रूवमेंट करी, हम सोलर में ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं, कोल पेट्रोलियम का यूज कम करने की कोशिश करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया का यहाँ पर रैंक इंप्रूव हुआ है, ठीक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज लॉन्च अ प्लान नेम्ड ग्लोबल शील्ड एट द 27th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इजिप्ट में, इस कॉन्फ्रेंस में दिए गए ऑप्शन में से किस ग्रुप ने अनाउंस किया है ग्लोबल शील्ड को। अब ग्लोबल शील्ड में होगा क्या, असल में होगा यहाँ पर ये कि जो दुनिया की थोड़ी अमीर कंट्रीज है ना, वो अभी भी जो डेवलपिंग है या जो काफी स्लो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगी ताकि वो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठा सकें। क्या G20 कंट्रीज ने अनाउंस किया कि वो ऐसा जो हेल्प है वो करेंगे? क्या G7 ने अनाउंस किया है? क्या क्वाड ने? क्वाड में आपको पता है 4 कंट्रीज आती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान, या फिर नेटो। नेटो तो आपको पता है डिफेंस का अलाइज है। इनमें से किस ग्रुप ने ये जो ग्लोबल शील्ड नाम से एक मिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, इसको रिसेंटली जो इजिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी वहां अनाउंस किया? तो इसका सुन जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में G7। तो G7 में आपको पता है US, UK, कनाडा, इटली, जर्मनी जैसी जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है, ठीक है। G7 बना था 1975 में, G7 ने आगे जाके G20 बनाया था 1999 में। तो G7 ग्रुप के द्वारा ये अनाउंस किया गया। G7 नेशंस लॉन्चेस ग्लोबल शील्ड प्लान टू फंड डिजास्टर हिट कंट्रीज। तो जिन कंट्रीज में डिजास्टर हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, उनको यहाँ पर फंडिंग दी जाएगी G7 के द्वारा इस प्लान के अंडर, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ चल रहा है, इसके लिए जो रूल्स है, इसको जो रेगुलेट करने का तरीका है, ये दुनिया में कौन डिसाइड करता है ग्लोबल ट्रेड को? क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये डिसाइड करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको डिसाइड करती है? फॉरेन ट्रेड, वैसे फॉरेन ट्रेड तो चलो कुछ भी नहीं बना, इसका तो मतलब ही नहीं कोई बना, या G20? कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड है उसका रेगुलेटर कौन है, ठीक है, कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड चल रहा है, कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, उसका रेगुलेटर कौन है? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर होगा, दुनिया में ग्लोबल ट्रेड का रेगुलेटर असल में होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन असल में वो बॉडी है जो दुनिया में कंट्रीज के बीच के जो भी ट्रेड वगैरह है, उसमें क्या रिलेशंस रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, कौन किस पे किस तरह से टैरिफ्स लगा सकता है, टैक्सेस लगा सकता है, ये डिसाइड करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1995, हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली होस्ट किया 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP? असल में आपको बताऊं, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उससे जो पिछला क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्लोबल शील्ड करके एक इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव इसी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था। मैंने आपको वहां पर भी बताया कि होस्ट कौन था। 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP होस्ट की गई थी ये एनवायरनमेंट के लिए। COP मतलब एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस, होस्ट की गई थी क्या UAE, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के द्वारा। कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इसका जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में इजिप्ट। तो इजिप्ट ने इस बार होस्ट किया था COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो COP कहाँ लिखा है, हाँ इजिप्ट के पास इस बार की प्रेसिडेंसी थी और वहीं पर होस्ट की गई थी। काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, इसको एनवायरनमेंट को फोकस में रख के इसको होस्ट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को यूपी के ग्रेटर नोएडा में।
इस वर्ल्ड डेयरी समिट को जो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, इसका थीम क्या था? इस साल के समिट का थीम क्या था? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, डेयरी फॉर द यूथ, इंपॉर्टेंस ऑफ डेयरी ड्यूरिंग पैंडेमिक, डेयरी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। देखो स्टूडेंट्स, डेयरी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंडिया दुनिया में डेयरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी हम सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो दूध और उससे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में बहुत बनाए भी जाते हैं, कंज्यूम भी किए जाते हैं। तो डेयरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको हम और प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 ग्रेटर नोएडा में होस्ट किया गया था, असल में जो इसका थीम था, थीम क्या था इसका? आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। थीम था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट ग्रेटर नोएडा यूपी में, और इसका थीम यहाँ लिखा होगा, हाँ, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, ये इस साल का थीम था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स या फिर सिंपली यूएन एचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो यूएनएचआरसी के नए चीफ अपॉइंट किए गए। उनका नाम क्या? नए चीफ का क्या उनका नाम है? वॉल्कर तर्क, मिशेल बैचेट जेरिया, एंटोनियो गुटेरेस या मैरी रॉबिन्सन। ये तो हमको पता ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। बाकी ऑप्शंस में से कोई एक रिसेंटली अपॉइंट किया गया, और ये जो क्वेश्चन है काफी सारे एग्जाम से भी पूछा गया, ठीक है। न्यू चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स या फिर यूएनएचआरसी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। यूएनएचआरसी के जो नए चीफ रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है वॉल्कर तर्क, ठीक है। आप इनको देख सकते हो, वॉल्कर तर्क बने हैं न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 2006 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसके टोटल मेंबर है 47, हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने 2022 में ऑनलाइन ब्रिक्स गेम्स को होस्ट किया था? तो ब्रिक्स आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का इस साल जो समिट था वो वर्चुअली रखा गया था, चाइना ने होस्ट किया था वर्चुअली समिट को। पर यहां पर पूछा रहा है ऑनलाइन ब्रिक्स गेम्स को किसने होस्ट किया था? क्या साउथ अफ्रीका ने, चाइना ने, इंडिया ने या ब्राजील ने? किसने रिसेंटली होस्ट किया था ऑनलाइन ब्रिक्स गेम्स को? अपने आंसर को स्टूडेंट्स कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। बिल्कुल ही जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है असल में ऑप्शन बी, चाइना। तो जिन्होंने ब्रिक्स समिट होस्ट किया उन्होंने असल में ये गेम्स को भी होस्ट किया था, ऑनलाइन ब्रिक्स गेम्स को। तो एथलेटिक्स फ्रॉम ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने कंपीट किया 2022 ब्रिक्स गेम जो ऑनलाइन एडिशन में रखी गई थी। बाकी इन्होंने बताया कौन कौन सी गेम्स वगैरह को उन्होंने शामिल किया, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बताना चाहिए होस्ट किसने किया, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था, चेस का बहुत बड़ा इवेंट था, 44th चेस ओलंपियाड, ये इंडिया ने होस्ट किया था चेन्नई में। इससे जुड़ी हुई 3 स्टेटमेंट दी जा रही है और उसके बाद ऑप्शन है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि पहली बार होस्ट किया गया था ये चेस ओलंपियाड इंडिया में, और 30 सालों के बाद एशिया में इसको होस्ट किया गया। तो आखिरी बार एशिया में आज से 30 साल पहले होस्ट किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो चेस ओलंपियाड था इसमें आज तक के जितने चेस ओलंपियाड जो है उनमें से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन देखी गई। और तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता था ओपन कैटेगरी में। तो 2 कैटेगरी थी, ओपन कैटेगरी, वुमेन्स कैटेगरी। अब आपको बताना है कि दिए गए 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सही कौन कौन सी है? जैसे अगर आप कहते हो ए ठीक है तो मतलब पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, अगर आप कहते हो बी ठीक है तो दूसरी तीसरी ठीक है, अगर आप कहते हो सी ठीक है तो पहली तीसरी ठीक है, अगर आप कहते हो डी ठीक है तो तीनों ही ठीक है, ठीक है। आपको मैं दे देता हूँ 10-15 सेकंड्स आएगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, पर अटेम्प्ट जरूर करो, कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की। तो चेस ओलंपियाड का 44th एडिशन हुआ था इंडिया चेन्नई में, उसके ऊपर यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, ठीक है। इसका जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि इंडिया में पहली बार, एशिया में 30 साल में पहली बार। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है कि लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन किसी भी चेस ओलंपियाड में जो आज तक देखी गई। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत है, हमने सिल्वर नहीं जीता था, इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता था, दोनों ही कैटेगरी में, ओपन में भी और वुमेन्स में भी, दोनों में इंडिया का ब्रॉन्ज था, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूं। तो उज्बेकिस्तान ने जीता था गोल्ड मेडल ओपन कैटेगरी में, ठीक है। अर्मेनिया ने जीता था सिल्वर, वुमेन सेक्शन में यूक्रेन ने जीता गोल्ड, जॉर्जिया ने जीता सिल्वर। इंडिया ने दोनों में, ओपन में भी और वुमेन्स में जीता ब्रॉन्ज, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है
स्माइल 75 इनिशिएटिव, स्माइल 75 इनिशिएटिव इनमें से किस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया गया था? क्या अचीव क्या करना है इसमें? क्या हाउसिंग फॉर ऑल, सबको इंडिया में घर देना है 2075 तक? क्या सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में जो काफी बैकवर्ड मानी जाती हैं? क्या जो लोग बेगिंग, जिनको अपनी जिंदगी चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, उनको मदद करने की कोशिश की जाएगी? या नन ऑफ दी अबव? इनमें से क्या सही आंसर है? कोशिश करो। स्माइल 75 इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? ठीक है, कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। क्या हमने अचीव क्या करना है इस इनिशिएटिव के साथ? बिल्कुल जो स्टूडेंट सही आंसर है, स्माइल 75 इनिशिएटिव का जो मेन पर्पस है वो है असल में जो लोगों को भीख मांगनी पड़ती है, ठीक है, अपना डे टू डे गुजारा करने के लिए, जिनको बेगिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियली हेल्प करना, ताकि मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने का ये मतलब नहीं कि हर महीने उनको पैसा दो, अगर उनको किसी तरह से कोई जॉब दिलवाई जा सकती है, मतलब उनको बेगिंग से बाहर निकाला जाए, तो ये यहाँ पर मेन मोटिव रहेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जहां पर स्माइल 75 इनिशिएटिव के थ्रू लोगों की मदद की जाएगी। ये स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, आगे चलते हैं। एक स्पेशल मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी होस्ट की गई किस कंट्री के द्वारा अक्टूबर 2022 में? तो अक्टूबर 2022 में किस कंट्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म के अगेंस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होस्ट किया? देखो इसका बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, यूएन में ना 2022 में तो एंटी टेररिज्म की ऑलमोस्ट सारी कमिटीज इंडिया ने ही होस्ट करी। इंडिया इन सब चीजों में काफी आगे होता है कि नहीं हम होस्ट करेंगे, इंडिया दिखाना चाहता है कि हम टेररिज्म के कितना अगेंस्ट है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने होस्ट किया 15 से ज्यादा कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 29 अक्टूबर को, और टेररिज्म के अगेंस्ट हमने काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग को होस्ट किया। ठीक है, इनमें से वो कौन सी फिल्म है जिसको कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला एट दी 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? तो 68th एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की। सुरारी पुत्रु, तान्हाजी, टेस्टिमनी ऑफ एना, या फिर महना अरु मनहू। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फिल्म को, कौन सी मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? ये भी सुन, जो क्वेश्चन है ना कुछ एग्जाम से बिल्कुल पूछा गया, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में बेस्ट फीचर फिल्म थी सुरारी पुत्रु। ठीक है, आप देख सकते हैं जो एक्टर है सूर्या, इनकी फिल्म थी और बहुत जगह इस फिल्म को अवार्ड मिले, जैसे बेस्ट एक्टर में यहाँ सूर्या इस मूवी के एक्टर, बेस्ट एक्टर्स में भी इस मूवी, तो बहुत जगह आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। इसी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 में। ठीक है, जैसा आपको पता है कि आज हमारी कंट्री में ग्रोथ और इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बैठती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 3 लोग आरबीआई की तरफ से, 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एमपीसी को हर 2 महीने में मिलना चाहिए, रेपो रेट बस्ते पर इनको सेट करती है एमपीसी। पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस साल में बैठी थी? 2016, 2014, 2012 या 2018? फर्स्ट एम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था किस साल में? और आज एमपीसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, ग्रोथ पे भी हम फोकस कर पाते हैं और जब जरूरत पड़ती है हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में 2016 में पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी एम्पावर्ड 6 मेंबर की कमेटी उसको बिठाया गया था। ठीक है, तो वैसे तो इनको एक साल में मतलब हर 2 महीने में मिलेंगे, तो एक साल में 6 बार मिल सकते हैं, पर मिनिमम 4 बार तो इनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहली बार 2016 में एमपीसी की मीटिंग बैठी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो क्वेश्चंस वगैरह मुझे आपको कवर कराने थे मैंने कवर करा दिए, पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे आप लोगों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि करंट अफेयर्स में इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे टॉपिक्स है, सबको कैसे कवर किया जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स उसमें मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक कोर्स है करंट अफेयर्स पे जो मैंने प्रिपेयर किया, और काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी वीक से जो कोर्स है इसको मैं बना रहा हूँ। इसमें रेगुलरली स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस है आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, या तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ से आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल में आके सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेगा। उसमें मैंने क्या किया है, पिछले जितने वीक्स हैं उनको वीकली बेसिस पे मैंने करंट अफेयर्स कवर किए हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि बस रैंडमली आपको सुना रहा हूँ ये, ठीक ऐसे नहीं। उसमें सीरीज आपको देखने को मिलेगी,
करंट जीके की सीरीज, इकोनॉमिक्स जीके की सीरीज, मिसलेनियस जीके की सीरीज, ठीक है। हर जो सीरीज, जैसे करंट में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स है वो बैंक इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं, करंट के टॉपिक्स हैं जैसे नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। मिसलेनियस में आ जाते हैं जैसे कोई मर्जर्स हुए, कोई नई अपॉइंटमेंट्स हुई। तो टॉपिक वाइज ये 3 वीडियो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए पिछले वीक्स में बनाई है। इन वीडियोस की पीडीएफ्स, इनके बेसिस पे एमसीक्यू टेस्ट सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने करना है क्या स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जाना है चूज एग्जाम में। चूज एग्जाम में जाके आपने यहाँ पर क्लिक करना है रेगुलेटरी बॉडीज पे। वहां पर आपको देखने को मिलेगा आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम। इस पे जब स्टूडेंट्स आप कंप्लीट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वीडियो कोर्सेज पे जाना है, क्योंकि सारी मैंने आपके लिए वीडियोस फॉर्मेशन में बनाई है, ठीक है। जब आप वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर नीचे जाके आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा करंट अफेयर्स का कोर्स, ये रहा, ठीक है, करंट जी के मॉडल कोर्स। अगर आप इस पर क्लिक करो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोर्स का प्राइस दिया गया है। इस कोर्स में जितनी भी वीडियोस मैंने आपके लिए वीकली बेसिस पे बनाई हैं, सारी की सारी वीडियोस, उसके आप डेमो भी जाके देख सकते हैं, उन सब की पीडीएफ्स, उनके बेसिस पे टेस्ट, उनके बेसिस पे नोट्स, सब कुछ आपको इसी एक कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो यहाँ से स्टूडेंट्स पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये बता सका कि कैसे जो कोर्स है आपको यहाँ पर मदद करेगा, कैसे ये जो कोर्स है आपको जो आपका फाइनल गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।